हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। कब से कब तक बच्चों? 1950 टू 1990। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था इंडियन इकोनॉमी के बारे में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम बात करेंगे बच्चों आज़ादी के बाद से लेके 1990 तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव कर रही थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले पढ़ते हैं। अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बच्चों कल भी समझाया था कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में। अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड, ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। यानी जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल्ड या फिर ओन्ड कौन करता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का यहां पे कोई रोल नहीं होता। कुछ आपको लगेगा बच्चों यूएस की इकोनॉमी, तो यूएस की इकोनॉमी में हालांकि वो पूरी कैपिटलिस्टिक नहीं है आपकी, लेकिन जो मेन आपके इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड करते हैं। सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने कि लगभग जो यूएसए की इकोनॉमी है कुछ आपको ऐसी दिखाई देती है। सेकंड बात करता हूं बच्चों मैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। देखो यहां पे वर्ड आया था कैपिटल, तो इसका मतलब कैपिटलिस्ट में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास है। जब हम बात करेंगे सोशलिस्ट, जस्ट इसका रिवर्स। यहां पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन ओन कर रहा होगा बच्चों? वो ओन कर रहा होगा गवर्नमेंट। आई होप क्लियर होगा। कुछ आपको लगेगा बच्चों ये चाइना की इकोनॉमी, यानी जो चाइना की इकोनॉमी है बच्चों उसमें अधिकतर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा किए जाते हैं बच्चों? गवर्नमेंट के द्वारा। यानी वहां पे तो क्या होता है, जो प्रिंटिंग मीडिया जो होती है उस पर भी गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। ठीक है बच्चों। लास्ट है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ रहते हैं बच्चों प्राइवेट सेक्टर के पास और कुछ होते हैं पब्लिक सेक्टर। पहले पढ़ते हैं बच्चों। अ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड द रेस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स? भैया व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ, कितना प्रोड्यूस करना है। तो ये अगर मैं सिंपल बताऊं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक तीन टाइप के हो गए। फर्स्ट कैपिटलिस्टिक, इसमें सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होंगे? प्राइवेट सेक्टर के पास। फिर बात करी हमने सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यहां पे सारे के सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो होंगे गवर्नमेंट के पास। थर्ड बात करी मिक्स इकोनॉमी, यानी अपने अपने सेक्टर में दोनों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे आपके। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर हमने इतना सब कुछ पढ़ा, अब हमारा इंडिया कहां पे आता है? अगर आप देखेंगे बच्चों इंडिया में कुछ सेक्टर, जैसे रेलवे की बात करूं मैं, एटॉमिक एनर्जी की बात करूं मैं, आर्म्स की बात करूं, तो इन सब में क्या है बच्चों? इन सब में ये सब सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के पास और कुछ सेक्टर है प्राइवेट के पास, जैसे बैंक, कुछ प्राइवेट के पास कुछ गवर्नमेंट के पास। तो इंडिया बच्चों देखते हैं बच्चों, द इंडिया एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया के पास है मिक्स इकोनॉमी, कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के पास है और कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास है। In this view, India would be a socialistic society with a strong public sector, but also the property and democracy. अब आप यहां पे ध्यान रखिए, ये जो जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं आपसे, ये मैं कर रहा हूं बच्चों 1950 से लेके 1990 तक। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है with a strong public sector। पहले चीजें लिबरलाइजेशन से पहले गवर्नमेंट के पास ज्यादा होती थी, तो इसीलिए, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास भी अधिकार थे जहां पे वो अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रखता था। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट मैंने अलग से लिखा है आपके लिए, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो वर्ड देखना, पहला क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब हुआ, ये बात करेगा बच्चों फाइनेंशियली। और प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग का मतलब हो गया कि भाई साहब एक डिटेल प्रोग्राम पढ़ते हैं बच्चों। For the development of Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy। यानी 1950 के आसपास
गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी इकोनॉमी थी वो थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी, यानी इंक्रीज तो हो रही थी लेकिन वेरी लो रेट पे। इसको बोलते थे हम बैकवर्ड इकोनॉमी। तो उससे उबरने के लिए यहां पे क्या हुआ, द इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। क्या बच्चों, क्या होते हैं डिसीजन? व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई साहब आपको बनाना क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है जिसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। बाय द कॉन्सियस decision of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। भाई साहब देखो, नहीं समझ में आया, दिमाग बंद लगाओ बिल्कुल भी। आप बोलिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन मकसद क्या था कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसको बूस्ट करना। कौन लगा रहा था बेटे? पहले उन्होंने सर्वे करा, द सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। और किसने करा बेटा? एक डिटर्मिनेट अथॉरिटी ने। यानी इकोनॉमिक प्लानिंग वो प्लानिंग थी जिससे आपने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे विच आर हेल्ड बाय द डिटर्मिनेट अथॉरिटी, तो उसे बोलते थे इकोनॉमिक प्लानिंग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों उसमें 5 ईयर प्लान। गवर्नमेंट को समझ आ गया कि भाई साहब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग कर ली, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, हमें डिसीजंस ऑफ अथॉरिटी कर लिया, हमने सर्वे करा लिया, लेकिन इसे एग्जीक्यूट कैसे करें? तो एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीका बनाया, हम बनाते हैं 5 ईयर प्लान। व्हाट इज 5 ईयर प्लान? भाई हम जितना भी प्रोडक्ट या जितना भी हमारी इकोनॉमी है उसको 5-5 साल में डिवाइड कर देते हैं। यानी हम जो भी प्लान बनाएंगे वो अभी और अगले 5 साल तक के लिए वैलिड होंगे। 5 ईयर प्लान समझने से पहले सबसे पहले मैं बताता हूं बच्चों व्हाट इज प्लान। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, यानी किसकी बात कर रहा है बच्चों? डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। यानी अगर आपके बच्चों एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम में किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके लिए आपने एक प्लान बनाया होगा। इसका मतलब ये डिटेल प्रोग्राम होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है जो आप एडवांस में करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। गोल्स क्या थे बच्चों 5 ईयर प्लान के? अगर आप गोल्स की बात करें बच्चों, मैंने अभी भी बताया आपको कि यहां जो 5 ईयर प्लान थे उसका मेन मकसद था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, और जो गरीबी है उसको हम दूर करें। देखते हैं बच्चों यहां पे जो ईच 5 ईयर प्लान था, द 5 ईयर प्लान्स एम्ड एट रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। यानी ये वर्ड आपने पहले पढ़ा था चैप्टर 1 में, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, इसको खत्म करेंगे एंड टू मेक इंडिया अ डेवलपमेंट इकोनॉमी, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। ईच 5 ईयर प्लान के बच्चों गोल क्या थे? फर्स्ट गोल था बच्चों ग्रोथ, सेकंड था मॉडर्नाइजेशन, थर्ड था सेल्फ रिलायंस और फोर्थ था इक्विटी। एक एक करके इसकी बात करते हैं पहले। यानी मैंने अभी तक क्या बताया बच्चों आपको? मैंने आपको बहुत आराम से बताया, पहले प्लानिंग की बात करी, फिर हमने प्लान की बात करी, फिर 5 ईयर प्लान की बात करी। 5 ईयर प्लान में बच्चों जो सबसे फर्स्ट गोल था वो था बच्चों आपका ग्रोथ, कि भाई साहब हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे। और अब अगर ढंग से देखें बच्चों आप, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करना है बच्चों? इंक्रीज करना है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। आप ग्रोथ कैसे मानेंगे? आप ग्रोथ मानेंगे जब आपके प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लगातार इंक्रीज होती जाए, तो आप कहेंगे भाई आप ग्रोथ कर रहे हैं। सेकेंड, यानी इसी की बात करते हैं बच्चों, ग्रोथ में क्या होता है बच्चों? लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसे लगातार इंक्रीज करते जाइए। और जो आपकी एफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी किसकी थी बच्चों? इस कैपिटल की या सर्विसेज की या गुड्स की, उसको इंक्रीज करते जाइए। यानी अभी मैंने सिंपल आपको बताया, किसी इकोनॉमी को
आप कब मानेंगे वहां ग्रोथ की स्टेज में? जब उसका प्रोडक्टिव कैपिटल इंक्रीज होता जाए और लगातार वो एफिशिएंट होता जाए. दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर. सेकेंड पैरामीटर इज जीडीपी. जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में खूब सारी बातें करी है इसकी कि व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो अगर आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो आप मानेंगे भाई साहब आप ग्रोथ के कंडीशन, यानी आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं. एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है ज्यादा और किसी किसी कंट्रीज में सर्विस सेक्टर की बात करता है. यानी इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर contributes more to the GDP while in some countries service sector contribute to GDP growth. अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में. वहीं अगर हम यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उनकी जीडीपी में. तो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ. क्या बताया बच्चों मैंने? वर्ड्स आप पकड़ेंगे. यहां का मतलब हुआ जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, फर्स्ट लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और उसमें एफिशिएंसी आ गई, आपका जीडीपी इंक्रीज होने लग गया. एंड थर्ड, आप एग्रीकल्चर के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या सर्विस के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने जीडीपी में. तो आप बोलेंगे आपने जो 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव थे, जो गोल्स थे, वो पूरा करा. तो फर्स्ट गोल था बच्चों ग्रोथ. सेकंड गोल पे आते हैं बच्चा. सेकंड गोल इज मॉडर्नाइजेशन. व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? भैया मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इंक्रीज होता जा रहा है. आप कब बोलेंगे आप मॉडर्न बन गए? जैसे पहले हम धोती कुर्ता पहनते थे इंडियंस, है ना, आप शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं. व्हाट इज कॉल्ड? इट्स द मॉडर्नाइजेशन. पहले आप फोन यूज करते थे, कीपैड वाला करते थे, अब आप यूज करते हैं स्मार्टफोन, एप्पल फोन, सैमसंग के फोन. तो ये क्या हो रहा है बच्चों? मॉडर्नाइजेशन. तो मॉडर्नाइजेशन इज नीडेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. यानी आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो रहा है. सबसे पहले देखेंगे बेटा 2 पॉइंट इसमें, फर्स्ट एंड 2. पहला क्या हुआ बेटा? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया बेटा नई मशीन्स की बात हो सकती है. यहां पे पहले आप कोई काम सिंपल मशीन से करते थे, यानी हाथ वाली मशीन थी, अब ये मशीन ऑटोमेटिक हो गई. तो मॉडर्नाइजेशन एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इशू ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. एंड व्हाट इज न्यू टेक्नोलॉजी? इज द ऑटोमेटिक मशीन्स, है ना बच्चों? पहला. सेकंड बच्चों, सेकंड हो गया बच्चों आपका चेंज इन सोशल आउटलुक. द चेंज इन सोशल आउटलुक की क्या बात करता है बेटा? एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू द वुमेन. यानी किसी समाज में अगर आप कहते हैं कि आपका जो समाज है वो क्या है बच्चों? वो है मॉडर्न. तो वो समाज मॉडर्न कब कहलाएगा? जब इक्वल राइट टू द वुमेन होगा बच्चों. आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सब कुछ समान है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल, सब कुछ आपके लिए बराबर है. तो अगर आपके लिए सब कोई बराबर है या फिर आप इक्वल राइट दे रहे हो वुमेन के, तो आप क्या मानेंगे बच्चों? आप मॉडर्नाइजेशन के अंदर आ रहे हैं. थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों. थर्ड पॉइंट इज सेल्फ रिलायंस. व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया कि आपको अपने पे भरोसा हो. भाई व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस का मतलब है बच्चों कि आपको अपने पे भरोसा हो. ये भरोसा कब होगा बच्चों? जब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें. भाई व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस आपको पता करना है बच्चों गुड्स या सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में. तो अगर आपकी फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो गई, आप जो सामान पहले इंपोर्ट करते थे अब वो कम करने लग गए, तो क्या हो गया बेटे? सेल्फ रिलायंस पढ़ेंगे. सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस. आप बाहर से कोई भी असिस्टेंस नहीं ले रहे. पहला, द 5 ईयर प्लान किस पे कर रहा है बेटा? यूज ऑफ ओन रिसोर्सेज टू रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज. द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस बिकॉज ऑफ द 2 रीजन. पहला देखें बच्चों, फॉरेन इंडिपेंडेंस. समझ रहे हो बेटे? भाई साहब हम एक्सपोर्ट की बात तो छोड़ देते हैं, अभी हम कोई पहले इंपोर्ट ना करें.
सब कुछ हम यहीं पे प्रोड्यूस करें, यानी कुछ भी, जैसे अभी यहाँ पे शाइन कर रहे हैं मेक इन इंडिया, तो ये एक विजन था जब। एंड सेकेंड, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। व्हाट इज फॉरेन इंटरफेरेंस? पहले हम कश्मीर का मुद्दा उठाते थे तो यहाँ पे क्या होता था बेटा, पाकिस्तान कहता था नहीं जी आपको काम नहीं करना, आपको ये नहीं करना, तो ये होता था। लेकिन उसको, ये विजन था हमारा कि फॉरेन इंटरफेरेंस कम से कम हो। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चा? फोर्थ पॉइंट है आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? यहां पे बहुत सिंपल सा लगा रहा हूं आपको, मैं अंडरलाइन करता हूं बेटा। सबसे पहले बात कर रहा हूं बच्चों में यहां पे बेसिक नीड्स। व्हाट इज बेसिक नीड्स? फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये आपको मिले और जो वेल्थ की इनइक्वालिटी है वो कम हो जाए। इनइक्वालिटी, ये सेकंड पॉइंट है बच्चों। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यही बात करेगा बेटा आपका इक्विटी। यानी इक्विटी का मतलब हो गया सबको समान रूप से देखना। तो वो कह रहा है कि भाई साहब जो इनइक्वालिटी है आपकी वेल्थ में उसे कम करो, कम, हर सब लोगों को बेसिक नीड मिले, रोटी कपड़ा ये सब मिलना चाहिए बेटा, फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ, उसको आप सही करो। और आप क्या करें बेटा? प्रमोट सोशल जस्टिस, सबको जस्टिस मिले और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके हाई होते जाएं। आई होप क्लियर है बच्चों। चलिए जी, अब हम करेंगे एग्रीकल्चर। फटाफट इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फटाफट आता हूं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर। अब आपको पहले से बता दिया मैंने, 1950 से लेके 1990 इसकी बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। हमने जो बात की थी बेटे पहले चैप्टर में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने बात क्या की थी? मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा शेयर था, कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का टुवर्ड्स जीडीपी, वो बहुत हाई था। पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे हमने पूरा फोकस करा एग्रीकल्चर पे। पॉलिसीज ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, आप कैसे एग्रीकल्चर में ग्रोथ करेंगे? एग्रीकल्चर में ग्रोथ करने के लिए बच्चों दो चीजें कर, ध्यान सुनना मेरी बात को, दो चीजें करी गई। फर्स्ट था बच्चों लैंड रिफॉर्म्स एंड सेकंड थे ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी हमें क्या पढ़ाया गया कि भाई साहब एग्रीकल्चर हमारा मेजर शेयर कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने पूरी तरीके से इन पे फोकस करा। डन? कैसे फोकस करा? लैंड, यानी लैंड रिफॉर्म्स एंड सेकंड इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स में क्या करा बेटा? रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग। अब कैसे कर रहे हैं पहले वो देखो। ये थे पहले इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या करते थे बेटे कि बीच का कमीशन, उन सबको खत्म कर दिया गया। क्या लिखा हुआ है? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप टू एबॉलिश द इंटरमीडियरीज एंड, देखो ध्यान सुनना, टिलर्स, हमने कल भी बात की थी, टिलर्स को ओनर बना दिया गया। छोटे छोटे किसान जो खेती करते थे किसी बड़े लैंडलॉर्ड के लिए, उनको हटाया गया कि भाई साहब इन्हें छोटी जमीन दो, कि भाई इनको क्या मिले, जमीन, अपनी जमीन हो। द ओनरशिप राइट ग्रांटेड टू टेनेंट्स गेव द इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट। अगर कोई फार्मर अपनी जगह पे काम करेगा तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, क्योंकि वो समझेगा भाई मेरा अपना काम है, मेरी अपनी जमीन है। और जब उसको कहीं रेंट देना होगा तो क्या कहेगा, अरे भाई साहब जितना होता हो जाए। तो पहला जो मेन स्ट्रॉन्ग स्टेप था गवर्नमेंट का, दैट वाज इंटरमीडियरीज। इनको भाई साहब उड़ा दो, खत्म कर दो, सीधा टिलर को जमीन दो, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ। सेकेंड वन इज लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग वाज द परफेक्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज लैंड सीलिंग वो सुनो। लैंड सीलिंग में क्या करा गया कि आप कितनी लैंड रख सकते हैं। जैसे एक कोई बड़ा किसान था, बड़ा जमींदार, उसके पास पहले 50 बीघा जमीन, 1000 बीघा ऐसे जमीन होती थी, पूरा पूरा गांव उसके पास था। तो लैंड सीलिंग में क्या किया गया, आपको स्पेसिफाइड लिमिट ही रखेंगे आप। अगर यहां पे फिक्स करा गया कि आपको मिलेगा बच्चों 5 बीघा, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, मैं एग्जाम्पल के लिए 5 बीघा अगर आपको जमीन दी है तो आप 5 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते, ठीक है। तो बाकी जमीन कौन रख लेगी बेटा,
बाकी जमीन वो आ जाएगी बेटा किसके पास, गवर्नमेंट के पास। ये देखो बेटा, स्पेसिफाइड लिमिट, ये देखेंगे, ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, ज्यादा रख रहा है 5 बीघे से, ऑल लैंड बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ले लेगी, एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टीवेटर स्मॉल फार्मर, जिसे आपने क्या बोला था बच्चों, टिलर्स। इट हेल्प टू प्रमोट द इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देख लो बेटा, मतलब बिल्कुल एकदम जो विजन था, विजन ये था कि सबके पास लैंड हो, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी, इससे ज्यादा जमीन नहीं होगी, किसको मिली, टिलर को। इससे आप क्या करो, इक्विटी प्रमोट होगी और जो लैंड होगी आप ज्यादा ज्यादा यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। अगला पढ़ते हैं बच्चों, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी पढ़ेंगे बेटा। यहां पे आप पढ़ेंगे इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो भी आप पढ़ के आए थे। यानी अगर मैं बात करूं उसको तो किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये बात कर रहा है यहां पे ग्रीन, द ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यू, ध्यान सुनना बेटे जो लिख रहा हूं, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, यानी जो सीड्स थे वो हाई यील्ड वेराइटी थे, इसे बोलते हैं बच्चों HYV सीड्स। ये सीड्स थे, इससे आप अपनी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी उसको आप इंक्रीज कर सकते थे। HYV सीड्स रेट द एग्रीकल्चर, देख लो बेटा एग्रीकल्चर यील्ड, यानी पहले आप 1 बीघा में लेस से 10 टन आलू उगाते थे, या 10 किलो या 100 किलो आलू उगाते थे, 100 किलो मान के चलते हैं, आप 100 किलो आलू उगाते थे। अब क्या होगा, इसके बाद आप 200 किलो या 150 किलो आलू उगा सकते हैं। तो देखेंगे इंक्रीज क्या करा बेटा इसने, एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ टू इनक्रेडिबल हाइट्स। HYV सीड नीड रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू परचेज द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। HYV सीड नीड रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज, यानी अगर आपको ये सीड्स लगाने हैं तो रिलायबल फैसिलिटीज होनी चाहिए आपके पास, और परचेज फर्टिलाइजर होने चाहिए आपके पास, और पेस्टिसाइड। ठीक है जी, ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। जहां भी आप वर्ड सुने ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या लिख के आएंगे आप, HYV सीड्स। चलिए जी, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुए। पहला भाई साहब मार्केटेबल सरप्लस, व्हाट इज मार्केटेबल सेलेबल की बात कर सकते हैं, यानी जो आपने जब फूड ग्रेन्स ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, सरप्लस होंगे। पहले आप लेस से 100 किलो आलू उगा पाते थे, अब उगा रहे हो आप 150, तो क्या हुआ, 50 का सरप्लस हो गया। सेकंड पॉइंट इज बफर स्टॉक, ये भी कल बात कर ली। बफर स्टॉक का मतलब जो स्टॉक आप यूज करती है, भाई जब गवर्नमेंट के पास सरप्लस आ जाएगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट बेटे, बफर स्टॉक बनाएगी, कल की डेट में कोई शॉर्टेज होती है तो उसको यूज करेगी। एंड थर्ड वन इज लो इनकम ग्रुप्स, ये भी अपने कल बात की थी, राशन शॉप, तो राशन शॉप पे देगी, यानी या फ्री राशन बांटेगी, किसके थ्रू बेटा, यहां पे जब आप ग्रीन रिवॉल्यूशन करेंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बच्चा, HYV सीड्स ये आपने एक्वायर करें और उससे खेती करें। खेती करने से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था आपका वो इंक्रीज हो गया। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ आपका तो अटेनेबल सरप्लस बढ़ गया, जो आपका बफर स्टॉक था वो करने लग गए आप, और लो इनकम ग्रुप्स को आप सस्ता राशन देने लग गए। ठीक है जी, चलिए जी, अब बेटा इसमें रिस्क क्या थे, यानी अगर मैं सिंपल बात बोलूं तो इसमें बच्चों रिस्क क्या था। पहला रिस्क था बच्चों पेस्ट अटैक, यानी जो HYV सीड थे ये इस तरीके के थे कि ये HYV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाय द पेस्ट, यानी जो कीटाणु होते थे वो यहाँ पे ज्यादा अटैक करते थे। प्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा, वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते थे, है ना। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन, अब ये समझ में आया योग, तो रिस्क समझ में आ गया आपको। रिस्क का भैया यहाँ पे पेस्ट ज्यादा अटैक करते हैं। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज, यानी इनकम इनइक्वालिटीज का रिस्क क्या होगा देखेंगे बेटा। पहला कॉस्टली इनपुट, भाई देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसकी बात करता था, HYV सीड्स, तो ये क्या आते थे बच्चों, महंगे आते थे। फर्टिलाइजर देखो ध्यान लिखा था ना बच्चों ने, लो, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, आपको फैसिलिटी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर चाहिए आपको, पेस्टिसाइड चाहिए, तो ये क्या हो गया बच्चों। तो पहला रिस्क हमारा क्या हुआ बच्चों, पेस्ट अटैक।
दूसरा अटैक क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटीज। द कॉस्टली इनपुट रिक्वायर्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। यानी जो बिग फार्मर होंगे वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं H5V सीड्स को, बाकी स्मॉल फार्मर्स नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया बच्चों, इनकम इनइक्वालिटीज। चलिए जी, अब फेवरेबल स्टेप टू द गवर्नमेंट टू ओवरकम द रिस्क। आपको बच्चों, आपको समझ में आ गया कि क्या रिस्क थे। दो रिस्क थे आपके, पहला इनकम इनइक्वालिटीज और पेस्ट अटैक। इनकम इनइक्वालिटीज को उसने कम करा। कैसे करा देखते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन एट लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स सो दे कैन बाय द नीडेड इनपुट्स। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमें समझ में आ गया कि स्मॉल फार्मर्स यहां नहीं ले पाएंगे, हम एक काम करते हैं, हम एक कम दाम पर या कम इंटरेस्ट पर आपको लोन दे देते हैं, आपको लोन मिल जाएगा, आप फटाफट जाके इनपुट खरीद लीजिए। आर रिजल्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिट द स्मॉल एज वेल एज द रिच फार्मर्स। तो ये था बेटा गवर्नमेंट का मास्टर कार्ड, मास्टर स्ट्रोक। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। एक और, अब देखो सब्सिडी। व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी का मतलब होता है कि आपका कोई सामान 1000 रुपए का था, उसकी कॉस्ट तो 1000 रुपए ही रहेगी, लेकिन लेट्स से 400 रुपए गवर्नमेंट दे देती है, तो आपको कितना पे करना है बेटा, 600 पे करना है, क्योंकि 400 किसने कर दिया, गवर्नमेंट ने, लेकिन कॉस्ट कितनी थी, 1000 ही। तो कई लोग कहते हैं कि भाई साहब सब्सिडी देने का फायदा क्या, फायदा, पहला फायदा क्या हो गया कि भाई साहब फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस होता है भाई, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी क्या आता है बेटे, रेन ज्यादा होगी, कभी रेन कम होगी, तो रिस्की बिजनेस है। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स वेरी पुअर, सो इनपुट रिक्वायर लेने के लिए वो नहीं कर पाएंगे। वो कह रहा है भाई साहब रिस्की बिजनेस है, जो इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ फार्मर है आर वेरी पुअर एंड अनेबल टू अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडी। बिना सब्सिडी के वो नहीं ले पाएंगे। अगला, द एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटीज। अगर मैं सिंपल बात करूंगा आपसे H5V सीड्स की, अगर वहां पे लोन नहीं देती गवर्नमेंट तो क्या होता, जो इनकम इनइक्वालिटीज थी वो बढ़ जाती, क्योंकि जो बड़े फार्मर्स थे, बिग फार्मर्स, वो तो आराम से ले सकते थे बेटा, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे वो नहीं ले पाते। तो आई होप क्लियर होगा। अब कई लोग कहते हैं बच्चों भाई साहब देखो फेवर की बात मत करो, हम तो उसके अगेंस्ट में हैं। अगेंस्ट में क्यों है बेटा, अगेंस्ट में है, इसका रीजन क्या है, फल देखते हैं बेटा। एक रीजन दिखाई देता है इनको, इट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। वो कहते हैं भाई साहब पैसे कोई पेड़ पे तो उग नहीं रहे, आप गए भाग के पेड़ से तोड़ के ले आए। अगर आप कोई भी योजना या कोई भी स्कीम लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा लगेगा बेटा, पैसा कहां से आएगा, तो गवर्नमेंट का अननेसेसरी बर्डन बढ़ जाता है और गवर्नमेंट का जो बजट है वो लॉस में आना शुरू हो जाता है। तो दिस वाज द मेन रीजन अगेंस्ट में होने का। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब मैं करता हूं बच्चों उसको क्रिटिकल अप्रेजल। ध्यान सुनना, पहला फटाफट करेंगे, एक बार केस लॉ में आ सकता है, देखेंगे। पहला क्या हुआ बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन्होंने क्या करा बच्चों, फायदा करा, हेल्प इन एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। ये तो समझ आ गया बेटा, फर्स्ट तो आसान था। सेकंड क्या था बेटा, इंडिया बन गया बच्चों सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले आपका जो फूड ग्रेन था आपको इंपोर्ट करना पड़ता था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पहला इंडिया बन गया सेल्फ सफिशिएंट, अब उसको फूड ग्रेन्स कहीं से नहीं मंगाने। नेक्स्ट बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स ने क्या करा, जमींदारी सिस्टम की जड़ खत्म कर दी। पहले की पिक्चर देखोगे बेटा, जमींदारी होते थे बेटा, अमरीश पुरी जमींदारी बना रहता था, खत्म। ठीक है, proportion of GDP contributed by agriculture declined but not the population depending on it। तो अगर आपको मैं सिंपल बताऊं, एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पहला भाई साहब लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हेल्प करा प्रोडक्शन बढ़ाने में, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, जमींदारी सिस्टम आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। और हालांकि जो पूरा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि हम बाकी सेक्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अभी पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, इसी वजह से जो हमारा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी वो तो कम हो गया एग्रीकल्चर का, लेकिन जो पीपल, जो लोग इस पे डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे, वो बढ़ गए। ठीक है जी, चलो बच्चों नेक्स्ट करेंगे बच्चों इंडस्ट्रियल प्लांट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर मैं सिंपल बात करूं, द 5-year प्लान स्ट्रेस लॉट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पढ़ेंगे अंडरलाइन करेंगे बच्चों से, कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज वर मोस्टली डेवलप्ड इन इंडिया, यानी जो कॉटन था और जूट था वो स्पेशली डेवलप था ज्यादा। हाउएवर देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। वो कह रहा है देखो भाई साहब, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अगर बात करें तो कॉटन और जूट तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो बाकी की इंडस्ट्रीज थे, जो इंडस्ट्रियल बेस था वो नहीं था, तो हमें इसका एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। 5-year प्लान ने बेटे क्या करा, फर्स्ट इसने बोला बच्चों रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, जो पब्लिक सेक्टर था देयर वाज ए नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला, देखो ध्यान सुनो, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद यहां इंडिया से अंग्रेज सब कुछ लूट के ले जा चुके थे, तो यहां उन्होंने बोला रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देयर वाज अ नीड, क्या लिखा हुआ है बच्चों, देयर वाज ए नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर। तो यहां पे भैया 5-year प्लान में क्या बताया गया, जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो बहुत क्रूशियल था। उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, पहला। दूसरा, हमारे पास कोई इंसेंटिव नहीं है। द इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग एनफ टू इंकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक द मेजर प्रोजेक्ट, वो भी नहीं है बच्चों हमारे पास। एंड थर्ड, इट्स अ सोशल वेलफेयर, सच ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड only through the direct participation of state in the process of industrialization। यानी यहां पे उसने क्या बात करी इंडस्ट्री में, उसने बात करी कि भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, और ये आपकी मॉरल ड्यूटी है पब्लिक सेक्टर की कि प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन करें और क्या करें बेटा, इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा डेवलप करें। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट बच्चों, इसके लिए लाई गई बच्चों एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती थी बेटा, इसमें द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब डिटेल्ड प्रोसेस मेजर विच कवर्स वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विद द डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। वो कह रहा है भाई साहब पॉलिसी में हमने एक डिटेल पैकेज लेके आ गए जिसमें हर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में सब कुछ लिखा गया था। क्या लिखा गया था बच्चों, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहले क्या करा गया बेटा, सबसे पहले क्लासिफाई, यानी इंडस्ट्रीज को पहले क्लासिफाई करा गया। ये किसमें लिखा हुआ है, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी। यानी देखो फिर सुनो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी, उसने बोला भैया हम इंडस्ट्री पॉलिसी बनाएंगे, डिटेल प्रोसेस जिसमें लिखा हुआ होगा। फिर उसने क्या बात करी बेटा कि हम बिना पब्लिक सेक्टर के तो ये नहीं कर पाएंगे, क्यों, हमारे पास पैसा भी नहीं है ना, हमें कोई इंसेंटिव भी नहीं है। तो उस गवर्नमेंट ने क्या करा बच्चों, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रीज वर रिक्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट स्केड्यूल 1, देखो यहां पे बात करेगी सिर्फ और सिर्फ स्टेट की, कि भाई साहब जो अगर स्केड्यूल 1 में आएगा ना तो वो केवल स्टेट कर सकता है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, रेलवे, एयरक्राफ्ट, ऑयल, एटॉमिक एनर्जीज, आर्म्स, एम्युनिशन एंड शिपिंग। तो ये सब कौन कर सकता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट। सेकंड क्या बताया गया, स्केड्यूल बी। स्केड्यूल बी को उसने क्या बोला, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। यहां पे क्या था, एक्सक्लूसिवली, मतलब क्या हो गया बेटा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट करेगी। ये क्या थी, शेयरिंग, प्रोग्रेसिवली करेगी बेटा। कौन कौन सी है बच्चों, हालांकि 12 इंडस्ट्रीज थे, एल्युमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स एंड फर्ट। ये याद करने बेटे आपको, 4 नाम याद कर लो, एल्युमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल और फर्टिलाइजर। ये थे स्केड्यूल बी में। बाकी स्केड्यूल सी में क्या करा गया कि रिमेनिंग जो इंडस्ट्री बचती हैं वो सारी किसके पास हो गई, प्राइवेट सेक्टर के पास। तो टाइप 1 में क्या था, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, बी में क्या था बेटा, प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, और सी में क्या बोला, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज भैया दे दो प्राइवेट सेक्टर। तो एक तरीके से जो पूरे इंडस्ट्री का, ये अगर इंडस्ट्री है बेटा, पूरी इंडस्ट्री को बांट दिया गया, ये ए, ये बी और ये सी, कि भाई साहब अपने हिसाब से ले लो आप। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं बच्चों, इंडस्ट्री लाइसेंस। यानी आपको बोला गया कि आपको कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, एक्सपेंड करने से पहले
या फिर उसकी रेंज बढ़ा, डाइवर्सिफिकेशन, आप पहले पेन बना रहे थे अब आप पेंसिल ही बना रहे हो, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटेन परमिशन। क्या लिखा हुआ है बच्चों? रिटेन परमिशन। ये कुछ ऐसा हो गया ड्राइविंग लाइसेंस की तरह। जब आपको ड्राइविंग करनी होती है तो लाइसेंस इज कंपलसरी। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटेन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। कब कब चाहिए बेटा लाइसेंस? आपको कोई न्यू इंडस्ट्री लगानी है, एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करना है, या कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है। तीनों के तीनों केस में भाई साहब हमसे लेके जाइए लाइसेंस। बिना लाइसेंस के आप काम ना शुरू कर पाएंगे, ना एक्सपेंड कर पाएंगे, ना डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा स्मॉल स्केल, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या करा कि जिन लोगों के पास कैपिटल कम थी उनको एक अलग से क्या बोलते हैं नाम दे दिया गया कि भाई साहब आपको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। लिमिट ऊपर नीचे होती रहती है, लिमिट आपको याद नहीं करनी। लिसन लिमिट थी इसकी 5 करोड़, यानी 5 करोड़ की जिसकी नेटवर्थ होगी मशीन में उस कम है अगर, तो आपको बोलेंगे SSI। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। भैया देखो इसे बोलते हैं, अगर हिंदी की बात करो ना, इसे आप बोलते हैं बेटे लघु उद्योग। क्या बोलते हैं हिंदी में? लघु, छोटे छोटे उद्योग। तो वो कह रहा है कि भाई साहब देखो यहाँ पे मशीन के चक्कर नहीं होता, ये होती है लेबर इंटेंसिव। दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्म्स। और क्या कहा गया कि भाई साहब कल को तो ऐसा होगा आपने कोई इंडस्ट्री, जैसे मैं बोलता हूँ कि सिलाई बुनाई की बात करते हैं, तो सिलाई बुनाई में उन्होंने बोला कि ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब कल को ये भी तो हो सकता है बड़े प्लेयर आ जाएं, तो उनको कैसे बाहर करा? गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर देम। भाई साहब SSI ने फिक्स कर दिए कि ये प्रोडक्ट कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ SSI, पहला। एंड सेकंड वन, दे वर गिवन कंसेशंस, यानी जो लघु उद्योग थे बड़े फार्म या बड़े प्लेयर से कंपीट करने के लिए उनको कंसेशंस मिले, और पहला उनके प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए कि ये प्रोडक्ट्स केवल और केवल कौन बना सकता है? SSI। डन है बच्चों? तो ये था आपका SSI। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब हो गया, अगर सिंपल बताऊं, फॉरेन ट्रेड में आते हैं आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब आप कोई गुड्स और सर्विसेज इंडिया से कहीं बाहर बेचते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जब आप इंडिया में मंगाते हैं कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल करते हैं इंडिया में उसे बोलते हैं इंपोर्ट। द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया includes all import and export. In order to be a self-reliant in vital sector, India has followed the strategy of replacing many, ध्यान सुनो बेटा, many import by domestic production। वो कह रहा है भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी। इसके लिए क्या करा गया बेटा? अगर आप इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दोगे, आप पहले जैसे ये पेन आप पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो अगर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो अब इंडिया में बना रहे हो तो फायदा क्या होगा? पहला फायदा होगा सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको पैसा बाहर नहीं देना, अगर इंपोर्ट करोगे पैसा देना पड़ेगा, वो अब इंडिया में रहेगा, पहला। और सेकंड, अचीविंग सेल्फ लाइन्स। इसकी हमने बात कर ली कि सेल्फ लाइन्स का मतलब कि इंडिया के ही प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट मेड थ्रू द टैरिफ्स एंड कोटास। अभी बात करेंगे बेटा टैरिफ और कोटा क्या होता है। टैरिफ का मतलब क्या हो गया बेटा? टैरिफ का मतलब होता है कि आपने जो वैल्यू थी, क्या थी बच्चों? जो वैल्यू, उस वैल्यू पे टैक्स लगा दिया। जैसे कोई मशीन, जैसे मैं बात करूं फरारी की, जब तेंदुलकर को गिफ्ट दी थी माइकल शुमाकर ने, तो उसकी उस समय कॉस्ट थी जैसे 2 करोड़। 2 करोड़ का ही इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। क्यों? बिकॉज ऑफ द टैरिफ। टैरिफ रेफर्स टू टैक्सेस, ये बात करेगा वैल्यू की, लेवीड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। द एम वाज टू मेक देम एक्सपेंसिव एंड देयर यूज। जब बात करेंगे कोटा की, तो कोटा किसकी बात करता है बेटा? कोटा बात करता है क्वांटिटी की। पहले आपने बोला कि अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उसे महंगा कर देंगे टैक्स लगा के। सेकंड क्या बोला? अब उसकी क्वांटिटी बेकार कर देंगे। क्वांटिटी मतलब कि आपको लिमिट लगा देंगे कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। द कोटा रेफर्स टू नॉन टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्सेस। नॉन टैरिफ बैरियर्स imposed on the quality या quantity of imports and export। ठीक है जी। नेक्स्ट, रीजन फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन।
रीजन क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का? पहला, टू अनेबल देम टू compete against the good production by the developed economies, यानी जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो compete कर सके किससे बच्चों? डेवलप कंट्रीज से, पहला। सेकंड, आपको क्या करना है, जो फॉरेन एक्सचेंज आपके खर्च हो रहे थे ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स वो खत्म हो जाए। यानी अगर आपसे बोलूं मैं भाई साहब रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था? पहला, भाई साहब हम कर सके कंपीट, और दूसरा जो ड्रेन हो रहा था फॉरेन एक्सचेंज उसको हम बचा सकें। इसके लिए क्या करना पड़ा बेटा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब मुझे करना है बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1919 क्रिटिकल अप्रेजल। पहला देखना, बहुत फटाफट करेंगे बेटा। पहला, जीडीपी आपका इंक्रीज हुआ, पहले ये था अब ये हो गया 11 पॉइंट से लगभग 12 पॉइंट से लेके पहुंच गया 25% तक, पहला। सेकंड क्या हुआ बेटा? मोर डाइवर्सिफिकेशन, द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। सब कुछ किसके पास था? पब्लिक। रीजन क्या था? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा भी नहीं था और उनको कोई कंसेशन भी नहीं मिलते थे। थर्ड देखिए बेटा, प्रमोशन ऑफ क्या करा गया बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे छोटे हाउसेस थे उनको बेनिफिट दिए गए। देखो पहला बात करेंगे, पहला बात किसकी कर रहा है बच्चों? जीडीपी की। दूसरी बात किसकी कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन की। और थर्ड किसकी बात कर रहा है बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको बेनिफिट दिया गया। फोर्थ क्या है बच्चों? फोर्थ है आपका फॉरेन कंपटीशन, यानी फॉरेन कंपटीशन से क्या करा गया बेटा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से फायदा हुआ आपको। फिफ्थ क्या हुआ बेटा? फिफ्थ है आपके लाइसेंसिंग पॉलिसीज, इसने हेल्प करी गवर्नमेंट को मॉनिटर कि सारी इंडस्ट्रीज हम मॉनिटर कर सकते हैं। सिक्स क्या था बेटा? पब्लिक सेक्टर ने मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बनाया गया, एंड प्रमोटिंग डेवलपिंग ऑफ अ बैकवर्ड एरियाज, यानी जो बैकवर्ड एरियाज थे उनको क्या करा गया? प्रमोट करा गया। यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फॉरेन कंपटीशन की, यहाँ पे लाइसेंसिंग पॉलिसीज की, और बैकवर्ड एरिया को सेल्व करने की। ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमने बहुत अच्छे से करा। आई होप इसका रिवीजन आप करते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम करेंगे अगला चैप्टर और अपने पेपर की तैयारी आप करते जाइए। थैंक यू बच्चों।